आप सभी फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री को आर्यन सर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास को आर्यन सर के साथ आप सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं अध्ययन गुरु चैनल्स पर। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका मोस्ट वेलकम करता है। अध्ययन गुरु चैनल्स आपका मोस्ट वेलकम करता है। आज की क्लास में हमारे साथ में जितने भी हमारे डियर स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, सभी स्टूडेंट को आर्यन सर की ओर से गुड इवनिंग। हमारे साथ में कई स्टूडेंट क्लास को अटेंड भी कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर चुके हैं। हमारे साथ में कई स्टूडेंट क्लास को अटेंड भी कर चुके हैं। तो चलिएगा हम यहाँ की क्लास को आपके साथ में शेयर करते हैं। जैसा कि आप सभी ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वाटर के बारे में, जो अभी पिछली क्लास हुई थी उस क्लास में आपने डिस्कस किया था वाटर के बारे में। वाटर को पिछली क्लास में आपने डिस्कस किया था। पिछली क्लास में वाटर को डिस्कस किया था। आज हम वाटर की पहले स्ट्रक्चर पर बात करते हैं आपके साथ में। वाटर की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हमारी आज की हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। जल की संरचना। जल की संरचना देखिएगा, जितने भी स्टूडेंट यहाँ क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आज क्लास में जुड़े हुए हैं, हमारे जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं, सभी स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लीजिएगा कि अभी आपने जो नए नए स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है। अभी जब हम केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक पर लेक्चर देंगे, जो अभी आपका लेक्चर होना है केमिकल बॉन्डिंग पर, तो केमिकल बॉन्डिंग के टॉपिक में जब लेक्चर चलेगा तब आप सभी लोग हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करेंगे, संकरण की चर्चा करेंगे। और जब संकरण की चर्चा होगी, हाइब्रिडाइजेशन की जब चर्चा होगी, तो उस चर्चा में आपको किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बताया जाएगा कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री कैसे क्लियर होती है। आज हम जनरली क्लास में वाटर की ज्योमेट्री को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। हम क्लास में वाटर की ज्योमेट्री को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। तो इसकी ज्योमेट्री आपके साथ में जो हम शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, वाटर का फार्मूला होता है H2O। सभी लोग जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O होता है। H2O में मेन एटम ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4। ये देखिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन के लिए हमने डिस्कस किया है 1s2, 2s2, 2p4। ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर डिस्कस किया है 1s2, 2s2, 2p4। ये आपका हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ऑक्सीजन के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, अंतिम कक्षा में 2s और 2p ये शो किया गया है। अंतिम कक्षा में आपका है 2s। देखिएगा 2s, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s, 2p, p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 2p आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का भराव जो हुंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों का भराव है। और किसके अकॉर्डिंग है? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉनों का भराव यहाँ पर हुंड्स रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रूल्स में
आपके सामने ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यहां पर ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। ये इसकी कहलाती है ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था। अब यहां पर ऑक्सीजन के पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बाद बाकी 2 पेयर ये पहले से ही पेयर्ड हो चुके हैं। ये पहले से ही पेयर्ड हो चुके हैं, केवल ये अनपेयर्ड हैं। और आप जैसा कि जानते हो, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। अब हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे। अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर साझा करेंगे। ये तो पहले से ही है 2s 2p। अब यहां पर देखिएगा, ये पहले से ही आपका है। अब इसके बाद में हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर डालेगा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर डालेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर डालेगा। तो हाइड्रोजन ने 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले हैं। हाइड्रोजन ने यहां पर 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले हैं। अब जब हाइड्रोजन ने 2 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाले हैं, तो गिनिएगा टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। यहां पर टोटल ऑर्बिटल काउंट कर लीजिएगा कि कितने टोटल ऑर्बिटल हैं। यहां पर काउंट कर लीजिएगा कि टोटल कितने ऑर्बिटल हैं। और जब आप यहां पर काउंट कर लेंगे कि एक ऑर्बिटल s और 3 ऑर्बिटल p, तब मिलकर के 4 ऑर्बिटल बने हैं। एक s और 3 p, इसमें एक s है और 3 p। एक ऑर्बिटल s है और 3 ऑर्बिटल क्या है? p ऑर्बिटल है। तो टोटल हो गए 4 ऑर्बिटल, जिसे कहते हैं sp3 संकरण। इसे क्या कहते हैं? sp3 संकर कक्षक। संकर कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसे क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे क्या कहते हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें बॉन्ड बनाने वाले ये 2 ऑर्बिटल है। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर देखिएगा बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन युग्म की बात कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन युग्म ये 2 हैं। यहां पर देख लीजिएगा, इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहे हैं। बॉन्ड पेयर्स 2 हैं और 2 यहां पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लॉन पेयर्स। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? LPS, लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर ये और ये एकाकी है, जो बॉन्ड नहीं बनाए हुए है। तो एक पेयर इसमें, वो 2 पेयर लॉन पेयर्स भी हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स हैं तो लॉन पेयर्स हैं, तो लॉन पेयर्स भी यहां पर 2 हैं। 2 बॉन्ड पेयर्स और 2 लॉन पेयर्स। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो उनकी ज्योमेट्री sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन लॉन पेयर के कारण ज्योमेट्री यहां पर डिस्टॉर्टेड हो जाती है और यह कोणीय आकृति देती है। अतः H2O की ज्यामित कोणीय होती है। कैसी होती है? कोणीय।
अब कोणीय ज्योमेट्री कैसी होती है देख लीजिएगा, ये ऑक्सीजन, अब इसके साथ में एक हाइड्रोजन ये जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ेगा, ये इसके लॉन पेयर्स हैं, ये क्या है लॉन पेयर्स हैं, एलपीएस जो बॉन्ड नहीं बनाए हुए, ये दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं। तो H2O की ज्योमेट्री कैसी रहती है, कोणीय ज्यामित होती है। देख लीजिएगा ये कैसी ज्यामित बन रही है, कोणीय ज्यामित, और इनके बीच का बॉन्ड एंगल जो होता है 104 अंश, 5 मिनट का इनके बीच में बॉन्ड एंगल भी पाया जाता है। तो आप यहां पर डिस्कस कर लीजिएगा कि H2O की ज्यामित कोणीय होती है। आप अच्छे से यहां पर डिस्कस कर लीजिएगा कि H2O की ज्यामित कैसी होती है, कोणीय होती है। H2O की ज्यामित कोणीय होती है। तो आपने यहां पर डिस्कस कर लिया है H2O के बारे में। क्लियर, इसकी संरचना को हमने आपके साथ में शेयर कर लिया है। तो ये तो H2O की स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं जल की कठोरता के बारे में। अब यहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं जल के बारे में, और जब जल के बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, अब यहां पर हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जल के बारे में। जल की कठोरता, जल की कठोरता पर बात कर रहे हैं। कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, यहां पर बात कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर को लेकर के हम यहां पर आपके साथ में बात कर रहे हैं जल की कठोरता। चूंकि ध्यान या जान लीजिएगा, जो वाटर होता है उसे 2 वर्गों में बांटा गया है। वाटर को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सॉफ्ट वाटर मृदु जल, और एक होता है हार्ड वाटर कठोर जल। 2 तरीके के वाटर होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर और एक होता है सॉफ्ट वाटर। जो मृदु जल होता है, मृदु जल ऐसा जल होता है जो साबुन के साथ में झाग देता है। जो जल साबुन के साथ में झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ में झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। अब यहां पर क्लियर कर लीजिएगा, मृदु जल की बात हम कर रहे हैं तो मृदु जल में हम बता रहे हैं कि ऐसा जल जो साबुन के साथ में झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। जो जल साबुन के साथ में झाग देता है, और जो जल साबुन के साथ में झाग नहीं देता है उसे कठोर जल हार्ड वाटर कहते हैं। जो जल साबुन के साथ में झाग नहीं देता है उसे हार्ड वाटर कहते हैं, उसे कठोर जल कहते हैं। तो यहां पर जल में जो कठोरता आती है, जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम, जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम लवणों, मैग्नीशियम व कैल्शियम लवणों Mg2+ व Ca2+ के घुले होने के कारण, घुले होने के कारण कठोरता उत्पन्न होती है। कठोरता
उत्पन्न होती है। देख लीजिएगा, यहाँ पर बात बताई है, जल में जो कठोरता आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होने के कारण जल में कठोरता आती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जब जल में घुले होते हैं तो उसके कारण जल में कठोरता, हार्डनेस आ जाती है, कठोर जल हो जाता है। कैसा हो जाता है? कठोर जल बन जाता है जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जल की कठोरता दो तरीके की होती है। जल में दो प्रकार की कठोरता होती है। अब जो जल है उस जल में कठोरता दो तरीके से रहती है। जल में कठोरता का जो टाइप्स होता है वो दो तरीके से जल में कठोरता रहती है। अब कौन कौन से तरीके से जल में कठोरता होती है, जिसमें पहला पॉइंट यहां पर देख सकते हैं, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता, अनस्टेबल हार्डनेस, अस्थायी कठोरता। यहां पर पहली बात हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, अनस्टेबल हार्डनेस, अस्थायी कठोरता। अब जो अस्थायी कठोरता होती है, यह जल में कठोरता, कौन सी अस्थायी कठोरता? यह जल में कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फार्मूला होता है MgHCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट व कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट व कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। लवणों के घुले होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यहां पर अस्थायी कठोरता किसके कारण पानी में आती है? तो यहां पर देख सकते हैं कि जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट व मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण उत्पन्न होती है। तो जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के उपस्थित होने के कारण उत्पन्न होती है। जल की अस्थायी कठोरता इस तरीके से उत्पन्न होती है। इसके बाद में सेकंड होती है नंबर 2, स्थायी कठोरता।
स्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस, स्थायी कठोरता, ये पानी की सेकंड कठोरता है, स्थायी कठोरता। यह जल में यह कठोरता, जल में यह कठोरता, जल में यह कठोरता मैग्नीशियम क्लोराइड या सल्फेट MgCl2 या MgSO4 व कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या सल्फेट, CaCl2 या CaSO4 या CaCl2 या CaSO4 के घुले होने के कारण उत्पन्न होती है। देख लीजिएगा, तो जल में जो कठोरताएं हमने शेयर की हैं, जो कठोरताएं जल की आपको हमने यहाँ पर बताई हैं, जल की ये कठोरताएं कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले होने के कारण उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पर आपने क्लियर किया है कि जल की कठोरता के बारे में, और जैसा कि हमने बताया है कि जल में दो तरीके की ये कठोरताएं रहती हैं, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो जल की यहाँ पर जो कठोरता आपने क्लियर की है, स्थायी और अस्थायी कठोरता, तो जल में ये दो तरीके की कठोरताएं रहती हैं। तो ये तो यहाँ पर हमने आपका एक्सप्लेन किया है वाटर के बारे में, जल के बारे में यहाँ पर हमने आपके साथ में डिस्कस किया है। अब इसके बाद में हम क्लियर करते हैं भारी जल। यहाँ पर तो अभी आप क्लियर कर रहे थे हमारे साथ में जल, साधारण जल के बारे में। अब हम क्लियर करेंगे यहाँ पर भारी जल के बारे में, हैवी वाटर के बारे में हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं कि हैवी वाटर क्या होता है, इसे हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो हैवी वाटर के बारे में कल की क्लास में हम आपके साथ में अध्ययन करेंगे, और उसी के साथ आपका हाइड्रोजन टॉपिक का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास में आपका हैवी वाटर क्लियर करके आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं से क्लोज किए देते हैं, कल की क्लास में आपके साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।